नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग ज्योमेट्री के इस वीडियो में सर्वांग क्षमता पढ़ेंगे। त्रिभुजों में सर्वांग क्षमता, कांग्रुएंसी इन ट्रायंगल्स। ये ज्योमेट्री का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बेसिक सा हम लोग आज इसमें बेसिक पढ़ेंगे इसका कि कैसे दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं। सर्वांगसम का अर्थ देखिए होता है जैसे सभी अंग समान हो। जैसे 1 रुपये का 2 सिक्का है, यदि एक सिक्के को दूसरे के ऊपर रख दिया जाए तो दोनों ढक लेंगे एक दूसरे को, तो वो सर्वांगसम हो गए। तो त्रिभुजों में सर्वांग क्षमता का अर्थ होता है कि यदि एक त्रिभुज के ऊपर दूसरे त्रिभुज को रखा जाए और दूसरा पहले को ढक दे तो उसको सर्वांगसम कहेंगे। तो कितने प्रकार की सर्वांग क्षमता होती है उसको देखा जाए पहले। तो सबसे पहले जो सर्वांग क्षमता त्रिभुजों में होती है उसको बोलते हैं हम लोग भुजा कोण भुजा सर्वांग क्षमता। भुजा कोण भुजा सर्वांग क्षमता, इसको हम लोग SAS बोलते हैं, साइड एंगल साइड सर्वांग क्षमता। कांग्रुएंसी लिखा जाता है इसको, CONGRUENCY। तो भुजा कोण भुजा सर्वांग क्षमता, हम नाम से ही देख लीजिए क्या लिख रहा है कि भुजा कोण भुजा सर्वांग क्षमता। जैसे 2 ट्रायंगल बनाया जाए, देखिए इसमें एक ट्रायंगल ये हो गया और एक ट्रायंगल ये हो गया। तो ये ABC और ये DEF, तो दोनों त्रिभुजों यदि सर्वांगसम, देखिए इसमें क्या लिखा है भुजा कोण भुजा सर्वांग क्षमता। इसका देखिए अर्थ है कि 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण। यदि 2 भुजाएं, त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण, तो इसका मतलब होता है कि यदि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाओं और उनके बीच के कोण के समान हो, तब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। इसको बोलते हैं साइड एंगल साइड। तो जैसे मान लीजिए कि ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई और ये वाली साइड इसके इक्वल हो गई, तो इन दोनों साइड के जो बीच का एंगल है A, तो यदि A एंगल D के बराबर हो गया तब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे। तो 2 भुजाएं त्रिभुज की और उन भुजाओं के बीच का कोण, भुजा कोण भुजा, भुजाएं देखिए किनारे हैं, कोण उनके बीच का है, तो 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाओं और उनके बीच के कोण के बराबर हो जाए, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं। जैसे आप समझिए कि AB बराबर हो जाए, AB इज इक्वल टू D। तो यदि AB इज इक्वल टू D हो जाए, AB इज इक्वल टू D, AC इज इक्वल टू DF हो जाए, AC इज इक्वल टू DF हो जाए, बीच में एंगल करना पड़ेगा। 2 भुजाएं कर लीजिए, AC इज इक्वल टू DF, और इन दोनों भुजाओं के जो दोनों साइड्स के बीच का एंगल है A, वो एंगल D के इक्वल हो जाए, तो एंगल को बीच में लिखा जाएगा, एंगल A बराबर एंगल D। तो देयरफॉर ये जो ट्रायंगल ABC है इस कांग्रुएंट ट्रायंगल DEF, तो ये SAS सर्वांग क्षमता होती है। SAS कांग्रुएंसी यानी सर्वांग क्षमता। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाओं और उनके बीच के कोण के बराबर हो, तब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। यदि ये दोनों भुजाएं लिया गया तो ये वाली भुजा इसके बराबर थी, ये वाली भुजा इसके बराबर है, और इन दोनों भुजाओं के बीच का कोण इन दोनों भुजाओं के बीच के कोण के बराबर हो गया, तो त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। यदि मान लीजिए कि हम लोग, ये तो हो ही गया त्रिभुज ABC सर्वांगसम, थोड़ा सा इसमें ये 3 लाइन होती है, मिस्टेक हो गया था। तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF हो गया इसमें। अब जैसे आप समझिए इसमें कि अब जैसे मान लीजिए कि ये वाली भुजा न लेके ये वाली भुजा लिए होते और ये वाली साइड लिए होते, यदि इन दोनों साइड को लिया गया होता तो क्या हो जाता है इसमें, यदि इन दोनों साइड को लिए होते तो ये किसके बराबर हो जाता है, इसके, और ये किसके बराबर, इसके। तो कोण आपको ये लेना पड़ता, क्योंकि 2 साइड्स लेंगे और एंगल उनके बीच का होता है, तो 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण, तो ये त्रिभुज की 2 भुजाएं उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाओं और उनके बीच के कोण के बराबर हो गया, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते। सर्वांगसमता का निशान 3 होता है, उसमें एक बन गया था मिस्टेक से। तो ये त्रिभुज हो गया, जो सर्वांग क्षमता हो गई वो भुजा कोण भुजा सर्वांग क्षमता हो गई, यानी साइड एंगल साइड सर्वांग क्षमता। तो पहले प्रकार की सर्वांग क्षमता हो गई भुजा कोण भुजा सर्वांग क्षमता। अब हम लोग दूसरे प्रकार की सर्वांग क्षमता पढ़ेंगे। तो सेकेंड टाइप जो इसका होता है
तो जो सेकेंड टाइप की सर्वांग क्षमता होती है इसमें, वो कोण भुजा कोण सर्वांग क्षमता होती है। देखिए इसको लिखते हैं कोण भुजा कोण सर्वांग क्षमता। सर्वांग क्षमता तो क्या है बताइए? कोण भुजा कोण, नाम से ही लग रहा है इसके कि दो कोण है और उनके बीच की भुजा, दो कोण और उनके बीच की भुजा, एंगल साइड एंगल सर्वांग क्षमता। सर्वांग क्षमता तो नाम से देखिए कि दो भुजाएं, दो कोण रहेंगे और दोनों कोणों के बीच की भुजा, देखो भुजा इसमें बीच में बनाई गई है यहाँ पे, तो दो कोण रहेंगे, भुजा उन कोणों के बीच में लेनी है। ये दो एंगल हैं और भुजा उनके बीच की लेनी है। तो जैसे आपको फिगर बना के समझा दें कि दो ट्रायंगल हैं, एक एबीसी एक डीईएफ। एक ट्रायंगल है एबीसी और ये ट्रायंगल है डीईएफ। आप जो है कांग्रुएंसी के जो है सारे कंडीशंस याद कर लें तो इससे समझ में आ गया कब त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ज्योमेट्री का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है। अब जैसे कोण भुजा कोण, जैसे दो कोण ले लेना है तो एक कोण ये ले लिए तो इसके बराबर हो गया, और इसके बाद यदि ये एंगल ले लिए इसके बराबर हो गया, और एक भुजा इन दोनों कोणों के बीच की लेनी है, भुजा कोणों के बीच में, बाहर नहीं। कोण भुजा कोण सर्वांग क्षमता, एंगल साइड एंगल सर्वांग क्षमता। तो ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, और इन दोनों के बीच की जो भुजा हुआ वो इन दोनों के बीच की भुजा के बराबर हो गई। तो दो कोण और उनके बीच की भुजा। अब जैसे आप समझ लीजिए कि एंगल यहां लिख दें थोड़ा सा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। अब भुजा इन कोणों के बीच की लेनी है तो बी सी इज इक्वल टू ई एफ। ये साइड इसके इक्वल हो गई, ऐसे लाइन खींच देते हैं। और ये एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF। सर्वांग क्षमता क्या हो गई? एंगल साइड एंगल सर्वांग क्षमता, कॉन्ग्रुएंसी सर्वांग क्षमता। तो दो कोण और उनके बीच की भुजा, यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनके बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोणों और उनके बीच की भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं। जैसे ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, इसके बीच की भुजा। अब जैसे आप समझ लीजिए इसमें कि यदि मान लीजिए कि ये कोण नहीं लेते हम लोग, यदि ये कोण इसके बराबर होता, ध्यान सुनिएगा, यदि ये कोण इसके बराबर हो और ये कोण इसके बराबर हो तो भुजा इन दोनों कोणों के बीच की लेनी पड़ेगी। तब ये भुजा जो है इन दोनों कोणों के बीच की लेनी पड़ेगी। तो ये भुजा लेनी पड़ेगी इसके बराबर, ये वाली साइड लेनी पड़ेगी इसके इक्वल। तो अब ये त्रिभुज वो तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो मतलब जो भी दो कोण लेना है भुजा उनके बीच में लेनी है, जो भी दो कोण लेना है भुजा उनके बीच की लेनी है। तो एक त्रिभुज के दो कोण और कोणों के बीच की भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोणों और उनके बीच की भुजा के यदि बराबर हो जाए दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं। तो ये सर्वांग क्षमता की सेकेंड कंडीशन होती है। अब एक तीसरे प्रकार की सर्वांग क्षमता हम लोग पढ़ेंगे। थर्ड टाइप इसका क्या होता है सर्वांग क्षमता का? तो सर्वांग क्षमता का जो तीसरा पॉइंट टाइप होता है, थर्ड टाइप, इसको देखिए लिखा जाता है कोण कोण भुजा सर्वांग क्षमता। कोण कोण भुजा सर्वांग क्षमता, ये एंगल एंगल साइड सर्वांग क्षमता होती है। 5 प्रकार की सर्वांग क्षमताएं हैं। AAS कॉन्ग्रुएंसी, CONGRUENCY, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, कोण कोण भुजा सर्वांग क्षमता। अब इसमें नाम से ही लग रहा है कि देखिए एक त्रिभुज के दो कोण और कोणों के जो बाहर की भुजा है, एक त्रिभुज के दो कोण और कोणों के बाहर की भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा को छोड़ के, इन मतलब बीच वाली भुजा को छोड़ के कोई बाहर की भुजा बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं। जैसे आप समझिए, इसको फिगर से समझा रहे हैं कि एक त्रिभुज के दो कोण, जैसे यहाँ पे हो गया A, यहाँ B, यहाँ C, और ये जैसे हो गया D, समझिए ये हो गया E और ये हो गया E। तो जैसे ये एंगल मान लीजिए इसके बराबर हो गया और ये एंगल इसके बराबर हो गया, कोण कोण। अब भुजा आपकी बार अंतर्गत भुजा को छोड़ के कोई अन्य भुजा लेनी है।
अंतर्गत भुजा को छोड़ के कोई अन्य भुजा लेनी है, यानी इन दोनों कोणों के बीच वाली साइड को छोड़ देना है, इन दोनों कोणों के बीच वाली साइड को छोड़ देना है, एंगल एंगल साइड ये ले लीजिए यदि इसके बराबर हो गया, और यदि ये नहीं लेते हैं तो ये ले लीजिए इसके बराबर। मतलब कोई भी दो कोण और उनके बीच की भुजा को छोड़ के कोई अन्य भुजा यदि दूसरे त्रिभुज के दो कोणों और संगत भुजा के बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं। जैसे आपको बताया जाए एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, ये जो B है वो एंगल E के इक्वल हो गया। एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F हो जाए। और बाकी जो भुजा लेनी है वो इन कोणों के बीच वाली भुजा को छोड़ के, इन दोनों कोणों के बीच वाली भुजा को छोड़ के, जैसे हमने ले लिया AB बराबर D, तो AB इज इक्वल टू क्या ले लिया हमने DE, तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DEF, ये हो गया एंगल एंगल साइड सर्वांग क्षमता। तो आप बस इतनी सी बात समझ जाइए कि दो कोण तो लेना ही है। पिछली बार हम लोग अंतर्गत भुजा ले रहे थे, अब की बार इस अंतर्गत भुजा को छोड़ के ये जैसे दो कोण ले लिए तो इनके बीच की भुजा को छोड़ के कोई भुजा यदि ये लेंगे तो इसके बराबर कर देंगे, यदि ये लेंगे तो इसके बराबर कर देंगे। तो एक त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा के अतिरिक्त कोई अन्य भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोणों और संगत भुजा के समान हो जाए तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए कि एक जैसे आपको समझाएं थोड़ा सा, यदि हम लोग इन दोनों एंगल्स को लिए होते, ये एंगल इसके बराबर हो जाता और ये एंगल इसके बराबर हो जाता, तो ये देखिए दोनों एंगल्स के जो बीच की भुजा है इसको छोड़ देना, आपकी बार इसको नहीं लेना है। अब यदि मान लीजिए ये बराबर हुआ, यदि ये इसके बराबर कर सकते हैं, या यदि ये नहीं बराबर तो ये इसके बराबर कर सकते हैं। एंगल एंगल साइड कहने का अर्थ है कि जो भुजाएं लेनी है वो कोणों के बाहर की लेनी है, जो भुजाएं लेनी है वो कोणों की बाहर की लेनी है। तो कोण कोण भुजा सर्वांग क्षमता। अब चौथे प्रकार की सर्वांग क्षमता होती है भुजा कोण भुजा 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 सर्वांग क्षमता। चौथे प्रकार की जो कांग्रुएंसी है वो भुजा 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 सर्वांग क्षमता। कहने का मतलब ये हो गया कि यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो जाएं, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो जाएं, तब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं। बराबर करना तीनों साइड्स को। तो नाम इस तिखी सर्वांग क्षमता का हो गया भुजा 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 सर्वांग क्षमता। भुजा 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 सर्वांग क्षमता इसको बोलेंगे एस एस एस, साइड 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 सर्वांग क्षमता इसको बोलेंगे साइड 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 सर्वांग क्षमता। तो सर्वांग क्षमता देखिए हो गया भुजा 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 सर्वांग क्षमता, साइड 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 सर्वांग क्षमता। जैसे यहाँ पे देखिए ये एक ट्रायंगल बन गया ABC, ABC और ये ट्रायंगल बन गया DEF। तो साइड 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 कांग्रुएंसी सिंपल है एकदम। जैसे ये वाली साइड इक्वल होगी तो इसके इक्वल, ये वाली साइड कर दें इसके इक्वल और ये वाली साइड कर दें इसके इक्वल। तो ये हो गया साइड 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 कांग्रुएंसी। जैसे AB इज इक्वल टू D हो जाए, तो AB इज इक्वल टू D हो जाए। अच्छा BC इज इक्वल टू EF हो जाए, BC इज इक्वल टू EF हो जाए और AC इज इक्वल टू DF हो जाए, AC इज इक्वल टू DF हो जाए। तो ट्रायंगल ABC जो है वो कांग्रुएंट ट्रायंगल DEF, इसको बोलते हैं SSS सर्वांग क्षमता। तो ये था आपका भुजा 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 सर्वांग क्षमता। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हों तब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं। तो ये भुजा 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 सर्वांग क्षमता हो गई। और एक लास्ट प्रकार की सर्वांग क्षमता होती है समकोण कर्ण भुजा सर्वांग क्षमता। एक पांचवें प्रकार की सर्वांग क्षमता है समकोण कर्ण भुजा सर्वांग क्षमता। ये केवल समकोण त्रिभुज में पाई जाती है। आइए आपको दिखा दें।
समकोण कर्ण भुजा सर्वांग क्षमता। तो जैसे देखिए ये हो गया आपका समकोण, ये देखिए कर्ण, ये भुजा, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग क्षमता। समकोण कर्ण भुजा सर्वांग क्षमता है, इसको कहते हैं राइट हाइपोटेनस साइड। राइट मतलब समकोण, हाइपोटेनस साइड सर्वांग क्षमता। तो राइट हाइपोटेनस साइड सर्वांग क्षमता समकोण कर्ण भुजा सर्वांग क्षमता है, राइट हाइपोटेनस साइड सर्वांग क्षमता। तो इसकी देखिए क्या है इसमें कि यदि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और कोई एक भुजा, यदि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और कोई एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और संगत भुजा के बराबर हो जाए, तब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं। देखिए जैसे आपको बता रहे हैं, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण तो आप समझिए ना हाइपोटेनस, तो एक राइट एंगल का हाइपोटेनस ए बी सी और दूसरे राइट एंगल का हाइपोटेनस, राइट एंगल ट्रायंगल, ये हो गया आपका डी ई एफ। इसे मान लीजिए तो समकोण हो ही गया इसमें, समकोण एक, और कह रहा कि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण, जैसे ये कर्ण इसके बराबर हो गया, और कोई एक भुजा, जैसे ये वाली बराबर होगी तो इसके बराबर होगी, और यदि ये बराबर होगी तो इसके बराबर होगी। तो यदि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और कोई एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और संगत भुजा के बराबर हो जाए, तब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं। यदि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और कोई एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और संगत भुजा के बराबर हो जाए, तब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। जैसे आप समझ लीजिए कि पहले ये तो समकोण, ये दोनों 90 डिग्री के हैं ही, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ये दोनों तो 90 डिग्री के हैं ही, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, समकोण। ये देखिए कर्ण है ए सी और डी एफ, यदि बराबर हो जाए, दोनों के कर्ण बराबर हो जाए, तो ए सी इज इक्वल टू डी एफ, समकोण कर्ण, ये दोनों का 90 डिग्री है, समकोण कर्ण ए सी इज इक्वल टू डी एफ। और यदि कोई एक भुजा, जैसे समकोण हो गया कर्ण हो गया, इसे मान लीजिए बीसी हमने ले लिया, तो बीसी ई एफ के बराबर हो जाने चाहिए, यानी बीसी इज इक्वल टू ई एफ। अब ये जो त्रिभुज है ए बी सी, इस कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ई एफ, इसको बोलते हैं राइट हाइपोटेनस आर एच एस सर्वांग क्षमता कहा जाता है, सर्वांग क्षमता। तो समकोण कर्ण भुजा सर्वांग क्षमता, यदि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और कोई एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और संगत भुजा के बराबर हो जाए, तब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं। तो हमने कहा कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ये 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का, तो बी इज इक्वल टू एंगल ई। कर्ण एक ले लीजिएगा ए सी इज इक्वल टू डी एफ, और कर्ण को छोड़ के कोई एक भुजा, जैसे बी सी ले लिया हमने, तो बी सी किसके बराबर हो गया, ई एफ के बराबर, तो बी सी इज इक्वल टू ई एफ। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ये कर्ण है दोनों का, ये दोनों 90 डिग्री के हैं, ईच 90 डिग्री। ये समकोण, ये कर्ण और एक ये भुजा हो गई कोई भी। तो यदि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और कोई एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और संगत भुजा के बराबर हो जाए, तब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग क्षमता। तो कुल मिला के 5 सर्वांग क्षमताएं होती हैं। एक जगह नोट कर देते हैं पांचों को, आप इसको कहीं लिख सकते हैं। तो पहली सर्वांग क्षमता देखी थी आपकी भुजा कोण भुजा सर्वांग क्षमता SAS, साइड एंगल साइड सर्वांग क्षमता। दूसरी जो सर्वांग क्षमता थी वो एंगल साइड एंगल, कोण भुजा कोण सर्वांग क्षमता। तो पहले जो सर्वांग क्षमता थी वो भुजा कोण भुजा साइड एंगल साइड, दूसरी जो सर्वांग क्षमता थी वो कोण भुजा कोण एंगल साइड एंगल सर्वांग क्षमता। तीसरी जो सर्वांग क्षमता थी एंगल एंगल साइड सर्वांग क्षमता, कोण कोण भुजा सर्वांग क्षमता। दो एक त्रिभुज के दो कोण और उनकी अंतर्गत भुजा के अतिरिक्त कोई अन्य भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोणों और संगत भुजा के समान होगा तो सर्वांगसम हो जाएंगे। इसमें जो भुजा होती है वो कोणों के बीच की लेते हैं, जैसे कि नाम है देखिए कोणों के बीच की भुजा है,
इसमें जो भुजा लेते हैं वो कोणों के बाहर लेते हैं। तीसरी जो सर्वांग क्षमता थी, भुजा 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 सर्वांग क्षमता, साइड 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 सर्वांग क्षमता, सर्वांग क्षमता। तो तीसरी जो सर्वांग क्षमता थी भुजा 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 सर्वांग क्षमता, साइड 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 कांग्रुएंसी। और चौथी जो सर्वांग क्षमता थी RHS सर्वांग क्षमता, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग क्षमता, राइट हाइपोटेनस साइड कांग्रुएंसी, समकोण कर्ण भुजा सर्वांग क्षमता। तो ये 5 प्रकार की सर्वांग क्षमता, इसको कहीं नोट कर सकते हैं आप। तो इसको अच्छे से नोट कर जाइए, कहीं ज्योमेट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम लोग कुछ नई टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।